बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके पास सबसे पहला सवाल आया था इस चीज के हवाले से, व्हाट इज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने कहा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको एग्जामिनर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट के नाम से पुकार सकता है। और इसका एक और कंपोनेंट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसका आईए में कोई यूज नहीं है, वो एफआर 1 में यूज आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हैव टू कंपोनेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज नॉट अदर इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब अदर इनकम नहीं। अदर इनकम तो हम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लिखते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज समथिंग एल्स, जिसके बारे में भी आपको कोई इल्म नहीं है। जो जिस चीज का आपको अदर इनकम का इल्म है, तो आपको अदर इनकम कहाँ ऐड करना सिखाया था? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। तो इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मैंने कहा था आपके नजदीक ओपनिंग कैपिटल का प्रॉफिट ऐड होके ड्राइंग लेस होके क्लोजिंग कैपिटल बनना, इट इज कॉल्ड चेंज इन इक्विटी। लेकिन इसकी एक पूरी स्टेटमेंट बनेगी कंपनी के लिए, इसमें कंपनी का प्रॉफिट हम ऐड होता हुआ दिखाएंगे, डिविडेंड लेस होता हुआ दिखाएंगे, वगैरह वगैरह। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नोट्स टू द अकाउंट, ये 5 चीजें मिलकर क्या कहलाती है? अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल पहला सवाल आपके सामने था, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड एसओएफपी, इंक्लूड है, एसओसीआई भी इंक्लूड है, एसओसीआईई मौजूद है, तो क्या मौजूद नहीं है? एजिंग एनालिसिस, डेटर्स की एज का एनालिसिस। ठीक है, प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, ये सारी बातें हमने कल की थी, जिसको किसको आगे रिकैप कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल था, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सलमान फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। सलमान के ट्रायल बैलेंस के साथ सलमान ने कितना इंश्योरेंस पे किया हुआ है? 2 मिलियन। इसमें प्रीपेड का बैलेंस कितना है? 650,000। तो 6.5 लाख को छोड़कर बाकी सारा चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? तो हमने बोला इतना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एसओसीआई में इतना जाएगा एसओएफपी में। तो आप बोलेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ ₹1,350,000 और प्रीपेमेंट जाएगी एसओएफपी में। लेकिन याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। अगर वो पूछे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुनिएगा अल्फाज को, व्हाट इज, मेरा अल्फाज सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं। What is the amount of insurance premium to be shown in the statement of comprehensive income of the year ended 30th June 2015? अभी हम कहाँ खड़े हैं? तो बताओ 15 की एसओसीआई में कितना अमाउंट जाना चाहिए? ये सवाल बन गया, एक नया सवाल बन गया। 6,50,000। क्यों? क्योंकि जो इस साल के एंड पर प्रीपेड है वो अगले साल एक्सपायर होगा। कम से कम उतना तो जाएगा, बाकी उस साल अगर कोई मजीद पे हुआ और वो एक्सपेंस बना है वो भी जाएगा। लेकिन अगर हमें अगले साल की मजीद मालूमात नहीं है तो कम से कम 6,50,000 अगले साल का एक्सपेंस बनेगा। अब ये तरीके हैं एग्जामिनर के आपको घुमाने के। आप ये नहीं सोचते उसने मालूमात कौन से साल की दी है और वो पूछ कौन से साल का रहा है। अगर आप पेपर में मेंटली तौर पे क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, जैसे मैंने मालूमात दी 30 जून 2014 तक की, लेकिन पूछा आपसे 2015 का, तो फिर जवाब 6,50,000 बनाना। अब आपके वहमो गुमान में नहीं है कि सर हमने तो इस तरह की कोशिश। अब छोड़ो, सवाल सही से रीड, अगर आप सवाल सही से रीड करें आपको खुद ब खुद जवाब मिलेगा। समझ पा रहे? ऐसी तरकीबों से जरा बचे पेपर के अंदर कि वो इंफॉर्मेशन दे कुछ रहा है, पूछ कहीं और कर रहा है। तो बहुत मेंटली तौर पे आपको अलर्ट रहना है पेपर के लिहाज से कि भाई क्या पूछ रहा है मुझसे। क्या जिस अकाउंटिंग ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है उस अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस पूछ रहा है,
या उससे अगले अकाउंटिंग पीरियड का ट्रीटमेंट पूछा जाए। मिसाल के तौर पर वो कहता है इंटरेस्ट अक्रूड बाय ₹80,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2014। आपका इंटरेस्ट अक्रूड हुआ 80,000 से, कब? 30 जून 2014 को। तो व्हाट शुड बी द एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014? एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 80,000। इसी सवाल को एग्जामिनर ने घुमा के पूछा, होशो हवास में रहना है। Interest accrued on 30th June 2014 was paid on 10 July 2014, next accounting period. What would be the entry of payment? What would be the entry of payment? Interest payable debit, cash या बैंक credit। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस तो बना दिया था लास्ट ईयर, और उस एक्सपेंस को डेबिट करके लायबिलिटी क्या करती थी? क्रेडिट करती थी। तो जब उस इंटरेस्ट को पे करेंगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में, क्या पे करते वक्त दोबारा से एक्सपेंस मानेंगे, या पे करते वक्त पिछले साल के एंड पे क्रिएट की हुई लायबिलिटी रिवर्स करेंगे? बस ये कॉन्सेप्ट यहां घुमा रहा है वो आपको पेपर के। तो क्या आप एक्टिव हैं पेपर के लिहाज से? एक्टिव हैं तो आप रेडी बैठे हुए बिल्कुल जवाब देने के लिए। अच्छा जी, अब्दुल्ला शेख वही है, ये वही है। आगे लिखना चाहिए इनको पार्टी। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आती है सब लोगों को? चले आगे बढ़ते। फिर मैंने कल तीसरा सवाल आपसे कहा था, सलमान हैज प्रिपेयर्ड हिज ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 2,37,500 क्या कहते हैं 1,500 ठीक है, 237,500 मतलब एक्चुअली इट इज व्हाट 237,500,000, यानी इसकी 1000 लगाओ ना, इसका आगे 3 जीरो और लगा दो, बस बात क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। समझे बात या नहीं? अब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या आप सब जानते हैं? पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की क्या बनती है? एडजस्टमेंट बनती है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा या इन्वेंट्री डेबिट होगी, वो बन जाएगी एसेट। उतने से हमने परचेज अकाउंट क्या कर देना है? क्रेडिट। लेकिन बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि परचेज अकाउंट हम परचेज अकाउंट में जाके क्रेडिट नहीं कर रहे, बल्कि परचेज को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हुए रिड्यूस कर रहे हैं। तो असल में हम क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट परचेज पे नहीं ले रहे, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ले रहे। तो लिहाजा इसकी मोस्ट एप्रोप्रिएट एंट्री क्या है? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन बजाय हम वहां कम किसको कर रहे होते हैं? परचेज को। लेकिन हमें पता है कि परचेज को हम क्या कैलकुलेट करते वक्त कम कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब ये बात शुरू में अगर बताएं आपको तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, क्योंकि नाम तो परचेज का आ रहा है। तो लिहाजा शुरू में आपको समझाने के लिए परचेजेस क्रेडिट बोल दिया, लेकिन अब आप मैच्योर हो गए हैं तो आपको समझ लग चुकी है कि परचेज वहां पर ऐड क्यों हो रही है, वहां पर परचेज क्या ऐड करने के लिए कैलकुलेट हो रही है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। Salman has prepared his trial balance for the year ended 30th June 2014। अच्छी तरह मार्क कर ले कि ईयर एंड क्या है? 30th June 2014। तो ईयर स्टार्ट किया वो 1 जुलाई 2013। इसका मतलब जो भी एक्सपेंस बनना चाहिए वो 1 जुलाई 2013 से लेकर 30th June 2014 तक का होना चाहिए। He has provided the following information relating to drawings। ड्रॉइंग अकाउंट आपका ट्रायल बैलेंस में कितने से डेबिट हुआ है? 30,500। 30,500, आवाज नहीं आ रही, 30,500 जो पे किया वो रिकॉर्ड किया। ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। क्लियर? सलमान सन वर्क्स एज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and receives salary of rupees 150,000 per month, which has been included in drawings। बेटा सवाल आपसे क्या है?
बेटे को आपने बिजनेस के पैसों से पॉकेट मनी दी है या सैलरी दी? बेटे की सैलरी, अगर बेटा मुलाजिम है तो वो सैलरी बिजनेस का सैलरी एक्सपेंस ही कहलाएगी। बेटे की सैलरी सैलरी एक्सपेंस ही कहलाएगी। फिर बोल रहा हूं, बेटे की सैलरी सैलरी एक्सपेंस ही कहलाएगी। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस से सैलरी ली, तो बिजनेस के ऑनर की सैलरी सैलरी नहीं कहलाएगी, ड्राइंग ही कहलाएगी। ऑनर की सैलरी सैलरी एक्सपेंस नहीं है, वो ड्राइंग ही है। तो अब एग्जामिनर कहां घुमाएगा? ऑनर की सैलरी को सैलरी एक्सपेंस बना देगा, तो आपको सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट करके ड्राइंग डेबिट करना है, एडजस्टमेंट बन गई। और उसके बेटे की सैलरी को, अगर बेटा मुलाजिम है तो सैलरी सैलरी एक्सपेंस, और बेटा अगर मुलाजिम नहीं है तो उसको पॉकेट मनी मिल रही है। पॉकेट मनी तो बिल्कुल ड्राइंग है। अभी वो क्लियर बोल रहा है कि बेटा क्या कर रहा है, एडमिन डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, तो यहाँ बेटा मुलाजिम है। बेटे की सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं है? 150,000 को मल्टीप्लाई कर दें 12 से, 1800 यानी 1,800,000। क्योंकि ऊपर रुपीज इन थाउजेंड में है तो हमें 3 जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, हम भी 1800 ही लेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, वॉट अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इस ड्राइंग में होगी 1800 की कमी। इस ड्राइंग में जो अमाउंट डेबिट हो गया है उसमें बेटे की सैलरी भी शामिल है, तो हम एक एडजस्टमेंट पास करेंगे। मैं आपको एडजस्टमेंट बनाना सिखा रहा हूं। एडजस्टमेंट क्या है? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट। कितने से बेटा? 150 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1800। जवाब नहीं दिया आपने। इसका मतलब एसओएफटी में जो ड्राइंग लेस करवानी है आपने इक्विटी में से, वो 3500 के डेबिट बैलेंस में से 1800 का बैलेंस कम करके लेस करवानी है, कम करके लेस करवानी है। आवाज नहीं आ रही। 28,000, 28,700। और जो एसओसीआई में सैलरी एक्सपेंस जाएगा वो 1800 से बढ़कर जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से सोचिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से सोचिए। अकाउंटिंग इस एंट्री का नेट इफेक्ट 0 है, क्योंकि एक्सपेंस चार्ज करने से इक्विटी में कमी आएगी और ड्राइंग कम होने से इक्विटी में इजाफा हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ, इक्विटी कम हो गई। ड्राइंग 1800 से ज्यादा लेस होनी थी, ड्राइंग अब 1800 से कम लेस हुई, तो ड्राइंग 1800 से कम लेस होने से इक्विटी 1800 से कम लेस हुई, यानी कि इक्विटी बढ़ गई। द नेट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन इक्विटी इज 0। यह है मुश्किल बात, लेकिन एक एग्जाम्पल सवाल आ सकता है आपके पास। सवाल से सवाल बनाना सीखिए। जब तक ये वाली अप्रोच नहीं बनेगी तब तक आपकी बात नहीं बन पाई। ऐसे सवालात बेटा मैंने बहुत सॉल्व किए मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन के एमसीक्यूज के लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर देख लिए होते तो आपको परेशान। मैंने एमसीक्यूज अकाउंटिंग इक्वेशन के जो एमसीक्यूज है ना, उसमें ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व किए। हाँ भाई, फिलहाल इसका आंसर तो बता दीजिए सब लोग। डी आंसर। आजम is in the process of preparation of trial balance for the year ended 30th June 2015। आजम क्या कर रहा है, क्या बना रहा है? ट्रायल बैलेंस बना रहा है। कौन से साल के लिए बना रहा है? तो ये हमारा हो गया अकाउंटिंग पीरियड। शुरू कहां से हुआ? 1 जुलाई से 2014 से। एंड कहां हुआ? 30। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें दिमाग में अकाउंटिंग पीरियड क्लियर कर ले। ठीक है जी, कोई मसला यहां तक किसी को?
परचेज का बैलेंस कितना है 1,05,950। आजम विड्रू गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 for personal use during the year. However, no entry was made to record the withdrawal of the goods. What is the amount of purchases to be shown in statement of comprehensive income? तो cost of goods sold कैलकुलेट करते वक्त कितनी परचेज की वैल्यू इस्तेमाल होगी एसओसीआई। तो इसका मतलब अगर परचेज में से कुछ गुड्स क्या हो गई है विड्रॉ हो गई है तो वो अब कभी सेल नहीं हो सकेंगी, लिहाजा उन गुड्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनना नहीं चाहिए। एंट्री बनी, एडजस्टमेंट बनी, ड्रॉइंग डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, और परचेज क्रेडिट करने का इम्पैक्ट किस पे पड़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर, कि ये बैलेंस हो सकता है। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन थे तो फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले ऑप्शन को ही चूज करना चाहिए। ड्रॉइंग्स डेबिट 4,000 से, ओरिजिनली इट इज 4 मिलियन, परचेजेस क्रेडिट 4,000 से, तो आप एसओसीआई में जो एक्सपेंस लेके जाएंगे वो इस बैलेंस को 4,000 से कम लेके जाएंगे। तो 1,01,950 जो कि 101,950,000, और एसओएफटी में ड्राइंग का जो भी बैलेंस होगा उसको 4,000 से बढ़ा के ले जाएंगे। इस एंट्री का भी इक्विटी पे नेट इम्पैक्ट क्या है 0 है। एक्सपेंस का कम होना, प्रॉफिट का बढ़ना, और जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो ड्राइंग की सूरत में क्या हो रहा है विड्रॉ हो रहा है, तो नेट इफेक्ट इज वो 0। तैयार रहिएगा मेंटली तौर पर, समझे, मतलब एमसीक्यू से एमसीक्यू। शाह साहब कह रहे हैं 0 कैसे? शाह साहब अभी तो बताया मैंने, एक्सपेंस कम हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन पे सोच ले शाह साहब, एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट का इम्पैक्ट अकाउंटिंग में कहा जाएगा इक्विटी पर, इक्विटी बढ़ गई कितने से 4,000 से, ड्राइंग हुई, इक्विटी कम हो गई 4,000 से, तो 4,000 से एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ा, और 4,000 से ड्राइंग होने से इक्विटी क्या हो गई कम हो गई। दिमाग चलाएंगे जवाब मिलेगा शाह साहब, नहीं चलाएंगे नहीं मिलेगा, क्या कर सकते। अच्छा जी, तवज्जो दरकार है। सेल्स का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 3,53,300, ट्रेड डिस्काउंट 2,432, आवाज नहीं आ रही बेटा, सेल्स रिटर्न 10,000, डिस्काउंट अलाउड 4,500। Assistant accountant has informed that sale was recorded incorrectly on gross amount and trade discount was debited to correct it. देखिए दोबारा से एक कॉन्सेप्ट सुन लें, इसको एमसीक्यू को सॉल्व करने के अलावा हम बनाते हैं प्रैक्टिकली सेल्स इनवॉइस। क्या बनाते हैं भाई? उससे हम लिखते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब उस प्रोडक्ट की प्राइस। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, उसके आप 10 यूनिट बेच रहे हैं, किस रेट पे बेच रहे हैं? 1,000 रुपए के रेट पर, तो उसकी वैल्यू क्या बनी? 10,000। आपने कहा कि मैं इस प्रोडक्ट पर आपको दे रहा हूं 20% रेट डिस्काउंट, कितना? 2,000 रुपए। तो फिर आपकी जो इनवॉइस बनेगी वो कितनी वैल्यू पे बनेगी? 8,000। आपसे पहला सवाल, ये भी एमसीक्यू डराता है कि आप इस सेल्स इनवॉइस को कौन सी बुक में एंटर करोगे? सेल्स डे बुक में। यार क्या होगा? क्रेडिट सेल, सेल्स जर्नल में, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल। किस वैल्यू पे एंटर करोगे? 8,000 पर एंटर करोगे। इसका मतलब ये हुआ सेल्स जो हम सेल्स डे बुक में एंटर करते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद करते हैं।
तो हमारी बुक्स आमतौर पर ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करती। इसका मतलब ये है कि इस केस में करेक्ट एंट्री ये है, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री देखिएगा तो बता रहा, करेक्ट एंट्री ये है, डेटर या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 8,000 से। भाई अब हमने उसको चीज डिस्काउंट के बाद बेची है, डिस्काउंट चीज बिकने से पहले ही तय हो चुका है, तो चीज हमने उसको 10 की नहीं कितने की बेची, 8,000। अब उससे हमने कितने पैसे लेने, 8,000, और सेल्स कितने से क्रेडिट हो जाएगी, 8,000 से। जवाब नहीं दिया। लेकिन वो कहता है, अकाउंटेंट कहता है इस एंट्री को रिकॉर्ड करने में क्या हो गया है, एरर हो गया। क्या एरर हो गया? एरर ये हो गया है कि आपने सेल रिकॉर्ड कर दी है पूरे 10,000 पर, डेटर को आपने डेबिट कर दिया है 8,000 पर, और गलती से आपने एक अकाउंट खोल लिया जो कि आमतौर पर खुलता नहीं है ट्रेड डिस्काउंट के नाम से, 2,000 से। कुछ समझे बात ये? इस वजह से आपका ट्रायल बैलेंस ट्रेड डिस्काउंट का बैलेंस शो कर रहा है डेबिट साइड पर। तो अगर आपको जब भी ट्रायल बैलेंस में क्या दिखे, पेपर में सवाल आ सकता है क्या, वो कौन सा डिस्काउंट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट शो नहीं करती, जवाब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। और आप बोलेंगे एक सवाल में पूछ रहा है वो कौन सा डिस्काउंट है बुक्स ऑफ अकाउंट शो नहीं करती, और अगले सवाल में खुद ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो करवा रहा है। बोले ये कौन है भाई एग्जामिनर, कहां से आया है ये? बोले ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। अगर आप अकाउंटिंग सही कर रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में आना नहीं चाहिए। तो बोल रहा है गलती से आ गया है, तो गलती से अगर आ गया है बुक्स में तो आप गलती ठीक कर सकते हैं ना। तो गलती अगर ना होती तो ये ट्रेड डिस्काउंट 2,000 से डेबिट ना होता, ना ही सेल 2,000 ज्यादा से क्या होती, क्रेडिट होती। तो इस एरर को करेक्ट कैसे करें, इसकी करेक्शन कैसे करें? करेक्शन के लिए हम क्या पास करें, करेक्शन एडजस्टमेंट क्या पास करें सर? करेक्शन एडजस्टमेंट पास करें कैसे सर? सेल्स डेबिट कर दें 2,000 से, ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट कर दें। यानी आसान लफ्जों में ट्रेड डिस्काउंट 2,000 से क्रेडिट करने से ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये 2,000 रुपए सेल में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे एसोसियाई बनाते हुए। तो जब भी ट्रायल बैलेंस में क्या बोल रहा हूं, जब भी ट्रायल बैलेंस में ट्रेड डिस्काउंट दिखाई दे तो उसको आपने सेल में से उड़ा देना है। आवाज नहीं आ रही, ये दिखना नहीं चाहिए, समझे? ये दिख क्यों रहा है, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। अच्छा जी, सेल रिटर्न भी क्या होगी, इसमें से माइनस होगी। और IS 1 के लिहाज से ये कौन सा वाला डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, ये कैश डिस्काउंट है। ये कौन सा वाला डिस्काउंट है, समझिएगा जरा बात को। अगर 8,000 जब मैंने कलेक्ट करने हैं किससे, डेटर से, तो मैंने उसको बोला भाई मैं तुम्हें पेमेंट करते वक्त क्या करूंगा, 10% डिस्काउंट दूंगा। किसका 10%, 8,000 का। तो आपने एंट्री बनाई डेटर क्रेडिट 8,000 से, लेकिन जो आपको पैसे मिले वो कम मिले। वो कितने मिले, 90% मिले, 10% नहीं मिले। क्यों? 10% आपने डिस्काउंट दिया ना बेटा, 7,200, और डिस्काउंट अलाउड आपने डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब डिस्काउंट की 2 टाइप्स होती है ना, भूले तो नहीं है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले। एक होता है कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट के वक्त वाला। वो कौन सा डिस्काउंट है जिसको बुक्स शो करती है, कैश डिस्काउंट। इसका नाम क्या है, कैश डिस्काउंट, वसूली वाला डिस्काउंट, वसूली करने वाला डिस्काउंट। ये बुक शो करती है। ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, इसको एक्सपेंस मान लिया करते थे, लेकिन अगर आप बना रहे हैं IS 1 के हिसाब से, तो IS 1 के हिसाब से बनाते वक्त भी आप क्या करेंगे, इसी सेल में से इसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्योंकि हमारा फाइनल अकाउंट IS 1 के हिसाब से आता है, लिहाजा अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई ट्रेड डिस्काउंट दिखे, कोई सेल्स रिटर्न दिखे, कोई डिस्काउंट अलाउड दिखे, उसको आप किस में से उड़ा देंगे, सेल में। तो सेल के क्रेडिट बैलेंस से सारे डेबिट बैलेंस का कर दिए हमने नेट भी।
तो कितना अमाउंट अपियर होगा एसओसीआई में? 3,53,300 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो इसका मतलब जब एसओसीआई बन रही होगी, जब एसओसीआई बन रही होगी तो एसओसीआई बनाते वक्त सेल्स की वैल्यू लेते वक्त मैं 3,53,300 में से 2,432 माइनस 10,000 और माइनस 4,500 ये तीनों उड़ा दूंगा और नेट सेल कितनी दिखाऊंगा मैं? 3,36,368। जवाब नहीं मिला बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, ओके। और अगर IS1 फॉलो नहीं हो रहा होगा तो फिर मैं सिर्फ इन दोनों को माइनस करूंगा और फिर इसको कहां दिखाऊंगा? जीपी के बाद एक्सपेंसेस, जैसे कि शुरू में हमने किया था, अगर आपको याद। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जा रहा तो हम ऑब्वियसली IS1 ही अज्यूम करेंगे। आपका फाइनल अकाउंट कैसे आ रहा है? आपके पास फाइनल अकाउंट कैसे आ रहा है? IS1 के हिसाब से आ रहा है, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस की लिस्ट नहीं बनती बल्कि लिस्ट बना के जो सम आता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से लिख दिया जाता है। वो कौन सा फॉर्मेट है जिसमें हर चीज एक एक लाइन में आ रही? आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड SOFP के फेस पर कैलकुलेट नहीं करते ओपनिंग स्टॉक एट परचेज करके, बल्कि खाली एक लाइन में ब्रैकेट लगा के कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर देते। जिस तरह आपको फाइनल अकाउंट सिखाया है पेपर की तैयारी करते वक्त, उसी को तो IS1 कहेंगे। ये जो फॉर्मेट बनाया था आपके सामने, तो इसका मतलब जब कुछ नहीं किया तो नॉर्मल तो असम्पशन आपकी IS1 की है ना बोले तो फिर आप अज्यूम करें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद भाई समझ में आ रही है बात? चलिए अगला सवाल। अब इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम एडजस्ट करना आ रहा। अब ये सब कुछ मिला दें एक बड़े क्वेश्चन में ले आए, फाइनल अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। Following summarize trial balance as at 31st December 2015 pertains to Moon Trading, who deals in office machine। तो भाई ऑफिस मशीन इसके लिए PPE है या इन्वेंट्री है? इन्वेंट्री है। ये ऑफिस मशीन क्या करता है? बेचता है, उसका डीलर है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है ऑफिस मशीन। हाँ, लेकिन अगर उस ऑफिस मशीन में से उसने एक कंप्यूटर निकाल के अपने इस्तेमाल में ले लिया है तो अब वो इन्वेंट्री से क्या बन चुका है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये देखें SMG को उसकी भरमा रहा है वहां पर एग्जाम। बैंक लोन लिया हुआ है इसमें, कितना? 160 में। तो मेरे से क्वेश्चन है कि जो मालूमात आ रही है उससे जो मालूमात निकल के पूछी जा सकती है उसको आप तैयार हो जाए। बैंक का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना? 8 मिलियन। एडिशनल इंफॉर्मेशन तो पहले तय कर लें ईयर। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें दिमाग में अपने आप से बोले ईयर एंड क्या है? ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015, तो ईयर स्टार्ट है 1 जनवरी 2015। बैंक लोन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। लोन कब लिया हमने? तो इस लोन पर ज्यादा में ज्यादा कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हुआ? 9 महीने का। The principal amount is repayable in 5 equal annual installments on 31st March each year। इसको हमने वापस करना है 5 बराबर हिस्सों में तोड़कर। तो 160 को डिवाइड बाय जरा 5 कर दीजिए। तो 32 मिलियन की क्या होगी? एक प्रिंसिपल पे होगा। रुक जाइए। और उस प्रिंसिपल के साथ हमने 1 साल का इंटरेस्ट भी क्या करना है? पे करना है। बहुत सारे सवालात के जवाब दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, बहुत तवज्जो दरकार है। मैं आपको इसमें बहुत सारी बातें सिखा रहा हूं एक ही सवाल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ अकाउंटिंग का साल हमारा, तवज्जो, अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया बात बन गई। अकाउंटिंग का साल हमारा 31 दिसंबर 2015 को मुकम्मल हो रहा है।
लेकिन लोन का साल हमारा पहली 31 मार्च 2016 को मुकम्मल होगा ना। तो इस लोन का इंटरेस्ट हम पे कब करेंगे? अगले अकाउंटिंग पीरियड में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्वेश्चन जो बोले। अब आपको होशावास में आना है। ये बात तो तय है कि पहली इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल की हम कब वापस करेंगे, कब वापस करेंगे, कब वापस करेंगे? 31 मार्च को। तो 32 मिलियन हमारी जेब से जाएंगे। कब जाएंगे? 31 मार्च को। मैं क्योंकि इस सवाल की मैं असल रिक्वायरमेंट को छोड़कर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हूं, तो मेंटली तौर पे जो एग्जामिनर पूछे मैं उस बात का जवाब देना आना चाहिए। अच्छा जी, कहता है इंटरेस्ट इज पेएबल एट 10% पर एनम 6 मंथली बेसिस। इंटरेस्ट आपने पे करना है 6 महीने के हिसाब से। तो लोन कब लिया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 30 सितंबर को आपने 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया होगा। जो पे किया होगा वो रिकॉर्ड भी किया होगा। तो जरा एक काम करते हैं, 160 मिलियन का 10% निकालने से, 160 मिलियन का 10% निकालने से, 160 मिलियन का 10% निकालने से पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। 30 सितंबर को आपने कितने मंथ्स का पे किया? 6 महीने का। 160 का 10% 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 8 मिलियन की एंट्री बन चुकी होगी। ये मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 8 मिलियन से जो पे किया वो रिकॉर्ड किया, कैशिया बैंक क्रेडिट। अब अक्टूबर, इन 3 महीनों का इंटरेस्ट में पे करूंगा, जनवरी, फरवरी और मार्च के इंटरेस्ट के साथ मिलाकर अगले अकाउंटिंग पीरियड में। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ, रुक जाइए, इसका मतलब ये हुआ 31 दिसंबर 2015 को जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ, उसकी मुझे क्या पास करनी है? एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल यानी अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। इंटरेस्ट पेबल बोलूं या अक्रूड एक्सपेंस बोलूं, बात एक ही है। और वो कैसे निकालूं? 160 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। लेकिन कितने मंथ्स का ड्यू हुआ? 3 मंथ्स का। 3 डिवाइड बाय, ठीक है बेटा। फिल वक्त उसने क्या बोला? व्हाट एडजस्टिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट पेबल एट 31 मार्च 2015। जवाब लिए ना, 31 मार्च 2015 को ये एडजस्टमेंट पास होगी। एक्सपेंस 8 का पहले से मौजूद है, 4 से और बढ़ जाएगा। हमारी एसओसीआई इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करेगी 12 मिलियन का। हमारा एसओएफपी इंटरेस्ट पेएबल शो करेगा 4 मिलियन का, और लोन शो करेगा 160 मिलियन। सवाल पे सवाल, एक और सवाल। तो अब सवाल है, एग्जामिनर यही सवाल देखिए एक और सवाल पूछ सकता है। बताओ 31 मार्च 2016 पर क्या एंट्री बन रही होगी जब इस लोन का 1 साल पूरा होगा? सोचिए सोचिए सोचिए, आप अपनी किताब में लिखिए बेटा। ये अब आपका देखें, अगर आप सिचुएशन में जाकर उससे बाहर निकलना नहीं सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्या पूछा मैंने आपसे? मैंने इसको अगले अकाउंटिंग पीरियड में कंटिन्यू करवा दिया। सवाल हमारा अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूं रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर रिक्वायरमेंट ला रहा हूं मैं आपके सामने। तो बताइए अगले अकाउंटिंग पीरियड में जब इस लोन का 1 साल क्या होगा? पूरा होगा।
तो 31 मार्च 2016 को क्या एंट्री बन रही होगी? सोचिए सर, सबसे बड़ा आसान है। एक काम करते हैं, दो दो हिस्सों में कर लेते हैं सर। हम 31 मार्च 2016 को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। 160 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 8 मिलियन। लेकिन इस 8 मिलियन की जो पेमेंट हम कर रहे हैं, उसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो पेमेंट इस साल हो रही है वो ऑलरेडी पिछले साल एक्सपेंस बन चुकी है, तो उसको एक्सपेंस के नाम से डेबिट नहीं करना, उसको एक्सपेंस के नाम से डेबिट नहीं करना। उसका क्या रिवर्स होना चाहिए? लायबिलिटी। उसका मतलब इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 4 मिलियन से। लेकिन इस 8 मिलियन में सर रिमेनिंग जो 4 मिलियन है वो इसी अकाउंटिंग पीरियड के जनवरी, फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट है, तो वो तो इसी अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस कहलाया ना, तो उसको तो इस साल क्या बनना चाहिए? एक्सपेंस बनना चाहिए। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। सर एक एंट्री और भी बनेगी, जबरदस्त। वो एंट्री क्या होगी? लोन डेबिट बैंक क्रेडिट 32 मिलियन। थोड़ी कहानी और आगे बढ़ा दे, थोड़ी कहानी और आगे बढ़ा दे, थोड़ी जब बढ़ ली तो बढ़ने तो आगे कहानी नहीं। 160 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, इस एंट्री को अगर मैं कंपाउंड बना दूं तो टोटल पेमेंट गई 32 और 8 40 की। तो अगर पेपर में कंपाउंड एंट्री बनी हो तो बैंक क्रेडिट 40 से, लोन डेबिट 32 से, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 4 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 4 से। क्या हम जाग रहे हैं? अच्छा, अब आपसे सवाल कंटिन्यू करते हैं इसको अगले अकाउंटिंग पीरियड में। आइए देखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी लोन पूरा पे ऑफ तो नहीं हुआ ना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीनों का फिर इंटरेस्ट पे होगा पक्का? इन 6 महीनों का फिर इंटरेस्ट पे होगा, इन 6 महीनों का फिर इंटरेस्ट पे होगा, पे होगा, क्योंकि 6-6 महीने की पॉलिसी है ना पे करने की, तो जो पे होगा वो रिकॉर्ड होगा। अच्छा जी, तो 30 सितंबर 2016 को यहां पर जो इंटरेस्ट पे होगा उसकी एंट्री क्या बन रही होगी? कैशिया बैंक क्रेडिट। अमाउंट इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर। अमाउंट इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। रॉन्ग आंसर। यही तो मसला है, जब भी तुम्हें बोला जागो जागो, इस सोई हुई कौम को जगा दो। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अब कर्जा मुझ पर 160 मिलियन का नहीं है बेटा, 160 में से 32 तो पहले उड़ा दो। एक 160 के कितने हिस्से किए? 5। 5 में से एक हिस्सा क्या हो गया? पे हो गया। रह गए कितने? 4। तो मौजूदा कर्जा 4 हिस्सों के बराबर है, यानी 160 में से एक हिस्सा 32 निकाल दो, क्या बचेगा? 128 बचेगा। तो इस साल का इंटरेस्ट, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट पे लगेगा 128 का 10%, 12.8 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6.4। जागना पड़ेगा यार, वरना बात नहीं बनने वाली। ये लो यार, दोबारा समझाए। बैंक लोन हम पे कितना था?
2015 के एंड तक। तो अगर हमने 160 में से 32 मिलियन का कर्जा क्या कर दिया, वापस कर दिया, कब? 31 मार्च से। तो अब जो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगेगा वो 160 पे लगेगा या 128 पे लगेगा? तो 160 को जब मैंने डिवाइड बाय 4 किया, 5 किया, 5 हिस्से हो गए, एक हिस्सा पे हो चुका है, 4 हिस्से पे होना बाकी है। तो अब जो लोन का बैलेंस है वो 4 हिस्सों के बराबर है, 128। तो मैंने इंटरेस्ट लगाया 128 पर, अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीने का। अब वो 6.4 आ गया। अगला सवाल आपसे, ये यहां तक एंट्रीज बनाने के बाद हमारा 2016 का ट्रायल बैलेंस, शाह साहब क्लास में आते हैं ना, बात ही अलग होती। यहां तक एंट्रीज बनाने के बाद हमारा 2016 का ट्रायल बैलेंस कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस शो कर रहा होगा? 10.4। जो पे किया वो रिकॉर्ड किया। सर इस साल पे कितना किया? 8 मिलियन। उसमें से 4 तो एडजस्ट करवा दिया लाइबिलिटी के अगेंस्ट, 4 को इसी साल का क्या मान लिया? एक्सपेंस मान लिया, और 6.4 को मजीद एक्सपेंस माना। तो ये जो एक्सपेंस हुआ ये जनवरी से लेकर सितंबर तक का हुआ, जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस शो कर रहा होगा। ये वाले 4 भी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में इस साल डेबिट हुए, ये वाले 6.4 भी इस साल इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट हुए। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जब इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट क्या हुआ? क्लोज हुआ। तो कितनी वैल्यू पे क्लोज हुआ? 10. तो इस साल का ट्रायल बैलेंस कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस शो कर रहा होगा? वो एक्सपेंस कितने से शॉर्ट है? 3 महीने के, उसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का इंटरेस्ट फिर से क्या है? ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ। उसकी 31 दिसंबर 2016 को क्या बनेगी एडजस्टमेंट? क्या बताए ना, बाकी पता नहीं, ऑनलाइन वाले तो जवाब ही नहीं दे रहे मुझे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट सर वो किस पे निकालूं मैं? 128 में निकालू ना बेटा। 160 को इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, या 160 में से 32 माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 128 ही होगा। जवाब नहीं दिया बेटा। मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3. इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो गया। तो अब बनेगी एसओसीआई। वो बनाने के लिए आप ट्रायल बैलेंस से कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस उठा रहे हैं? 10.4। उसमें मजीद कितना ऐड कर रहे हैं? 3.2। 10.4 प्लस 3.2 13.6। तो इस साल की जो एसओसीआई बन रही है 2016 की जो क्या बन रही है? एसओसीआई बन रही है, उसमें कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस शो हो रहा है? 13.6। और जो 2016 की एसओएफपी बन रही है उसमें लोन कितने से पेएबल है? सॉरी, इंटरेस्ट कितने से पेएबल है? 3.2 से। और जो लोन शो होगा वो 128 पे शो। ऐसे ही ये गाड़ी 5 साल क्या हो जाएंगे? पूरे जाएंगे। आप चाहें तो इस गाड़ी को कंटिन्यू कर सकते हैं बात समझने के लिए। शाह साहब बात समझ में आई या नहीं आई? शाह साहब इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब देखिए बात से बात निकलती जाएगी। अब सवाल है, इस सवाल में आपसे जो पूछा जाए तो ये बहुत सारे पॉसिबल जवाब हैं, तो जो पूछे उसका जवाब दे। इन्फॉर्मेशन दे रहा है 15 की, पूछ रहा है 16 की कहानी, तो बनाओ ना कहानी यार, क्यों नहीं बना रहे? तुम उसको जवाब में 15 की कहानी सुना रहे हो, पूछ तुम्हें 16 की कहानी रहा है वो। तो जरा पेपर में अलर्ट होके बैठो, एक्टिव होके बैठो। आता आपको सब कुछ है, घुमा के आ रहा है ऑप्शंस के अंदर। रिक्वायरमेंट आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, मसला है। अच्छी तरह पढ़ो रिक्वायरमेंट कि पूछा क्या जा रहा है। डब्बों की बात भी हो जाएगी, मसला ही नहीं।
तो हर सवाल में मेरी कोशिश क्या है, हर सवाल में मेरी कोशिश क्या है कि जो जो इसमें पॉसिबिलिटीज आ सकती है वो आपको बताइए। फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2015 pertains to मून ट्रेड हु डील्स इन ऑफिस मशीन। कोई मसला नहीं। अब इसका ट्रायल बैलेंस का कौन सा वाला हिस्सा शो हो रहा है? अदर इनकम वाला, जो जीपी के बाद क्या होती है? ऐड होती है। अदर इनकम कितनी शो हो रही है? सब बताएं, अदर इनकम कितनी शो हो रही है? 15 मिलियन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ अदर इनकम रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अदर इनकम को जब डिटेल में देखा गया तो उसमें कुछ मसले निकल आए। क्या मसले निकल आए? अच्छा, ईयर एंड अच्छी तरह तय कर ले। तो हम 31 दिसंबर के एंड पे खड़े हैं, तो इससे पीछे जो कुछ भी है माजी है। अगर माजी में कुछ पे किया है तो रिकॉर्ड किया है, अनपेड है तो अनरिकॉर्डेड है। तो ट्रांजैक्शन माजी की है, पेड है तो रिकॉर्डेड होगी, अनपेड होगी तो अनरिकॉर्डेड होगी। ये बुनियाद बना लें अपनी अच्छी तरीके से। ऑन 1 अगस्त 2015, यानी इसका मतलब ईयर एंड से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 5 महीने MT रिसीव एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1.8 मिलियन। MT को 1.8 मिलियन रिसीव हुए, तो रिकॉर्ड हुए एज अ 50% एडवांस अगेंस्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 50% बैलेंस था मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का। इसका मतलब आपको आपकी सर्विस की 50% पेमेंट मिल गई है सर्विस देने से पहले। इसको एक आसान वैल्यू में कन्वर्ट करते, मिसाल के तौर पर आपको 6 महीने किसी को सर्विस देनी है, उसके आप चार्ज कर रहे हैं 6 मिलियन। उसका पैसा कितना बनेगा? 6 मिलियन। तो पर मंथ कितना बनेगा? 1 मिलियन। तो अगर 6 मिलियन का आपको 50% रिसीव हो गया है किसी भी किस्म की सर्विस देने से पहले, तो वो आपकी इनकम है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, पहला पॉइंट। लेकिन फर्ज कर ले, पहले आप तय कर ले कि आपकी कितनी इनकम बननी चाहिए। तो फर्ज कर ले 6 मिलियन आपने 6 मिलियन का 50% रिसीव कर लिया है, और रिमेनिंग रिसीव कब होगा? 6 महीने के एंड पर। तो आप अगस्त की सर्विस दे चुके, 1 मिलियन आपकी इनकम बन जानी चाहिए। तो जो आपने इनकम बनाई है उसमें 1 मिलियन को इनकम ही रहने दें। सितंबर भी गुजर गया, तो सितंबर वाली 1 मिलियन को भी इनकम रहने दें। तो कितना हो गया? 2 मिलियन। अक्टूबर भी गुजर गया, तो अक्टूबर वाले 1 मिलियन को भी इनकम में रहने दें। कितना हो गया? पूरा 3 मिलियन। तो 3 मिलियन रिसीव हुआ, 3 मिलियन तक आपकी इनकम बन चुकी है, तो 3 मिलियन को इनकम में ही रहने दे, छोड़ दे। अब उसके बाद क्या हुआ? नवंबर गुजरा, इनकम ड्यू हो चुकी, रिसीव नहीं हुई। दिसंबर गुजरा, इनकम ड्यू हो चुकी, रिसीव। तो बताइए अब तक आपकी इनकम का कितना? बेटा सुन लो, मुझे सुन लो, पढ़ना बाद में, सवाल ही समझा रहा हूं मैं। अब तक आपकी कितनी इनकम रिसीव करने का राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो चुका है? 2 मिलियन। 2 मिलियन? अरे भाई 5 मिलियन। अगस्त का 1 मिलियन, सितंबर का 1 मिलियन, भले तो राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश कितना हो चुका है, उसमें से कितना पहले ही आपको मिला हुआ है, तो अभी आपको कितना मिलना बाकी है। तो इसका मतलब आपको अपनी इनकम कितने से बढ़ानी चाहिए? 2 मिलियन से। तो आप क्या करेंगे? अदर रिसीवेबल डेबिट करेंगे और अदर इनकम क्रेडिट करेंगे। कितने से? 2 मिलियन। तो अगर 6 मिलियन का आधा कितना था? तो मैं अगर 3 मिलियन को डिवाइड करूं 0.5 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कितनी टोटल इनकम बननी चाहिए? 6 मिलियन। 6 को डिवाइड बाय 6 करूंगा
तो पर मंथ मिल जाएगा, मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो उतना मिल जाएगा जितना इनकम बनना चाहिए। और मैंने इनकम बनाया हुआ कितना है 3 से, तो मुझे इनकम कितने से बढ़ानी है 2 से, तो 2 से क्या करूंगा रिसीवेबल डेबिट करूंगा, इनकम क्रेडिट करूंगा, ये बन गई एडजस्टमेंट। और क्या, अब जो मैंने 6 बोला है ना 6, उस 6 को 3.6 समझ लो और उस 3 को 1.8 समझ लो। जवाब ही नहीं मिला यार, क्या बोल रहा हूं। लेकिन जरूरी नहीं है मंथ्स उतने हो, मंथ्स का फर्क हो सकता है। तो ऑन 1 अगस्त 2015 एमटी रिसीव 1.8 मिलियन, तो 1.8 मिलियन क्या 100% रकम है। तो इसका मतलब पहले 1.8 को 0.5 से डिवाइड करो कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की सूरत में आपका कितना रेवेन्यू बनेगा, 3.6 मिलियन। भाई सब लोग ऑनलाइन वाले जवाब दें यार, वरना बेकार है, आप बेकार बैठे हुए यहाँ पर। प्लीज रिस्पॉन्स करें, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप सब लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज। 1.8 मिलियन जो कि आपके एडवांस का, जो कि आपकी एक्चुअल रेवेन्यू का 50%, तो उससे अगर इसको आप 1.8 को डिवाइड बाय 0.5 कर दें तो आपको एक्चुअल रेवेन्यू मिल जाएगा। यस और नो, जिसमें से 1.8 आपको मिल चुका है। अगेंस्ट अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग पीरियड फ्रॉम 1 सितंबर 2015 टू 31 मई 2016, तवज्जो दरकार है। और ये जो आपको पैसे मिले हैं ये उस कॉन्ट्रैक्ट के मिले हैं जो शुरू होगा 1 सितंबर से और खत्म होगा। तो 3.6 मिलियन कितने मंथ्स की इनकम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 महीने की इनकम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना वक्त गुजरा, 4 महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब जरा देखिएगा, तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले मुझे ये मालूम करना चाहिए इनकम ड्यू कितनी हुई है। मैंने लिखा 1.8, उसको मैंने डिवाइड करवाया 0.5 से, मुझे मिल गया टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना 3.6। मैंने कहा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो कितने मंथ से बिलोंग करती है, 9 महीने से। और अभी कितने महीने गुजरे हैं, 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका मतलब इस अमाउंट में से कितने मंथ्स का अमाउंट मेरी इनकम बन जाना चाहिए, 1.6 बन जाना चाहिए। और रिसीव मुझे कितना हो गया है 1.8, तो मैंने अपनी अदर इनकम को 1.6, मेरी अदर इनकम में इनकम 1.6 से क्रेडिट होनी चाहिए और मैंने उसको 1.8 से क्रेडिट किया हुआ है। तो मेरी अदर इनकम कितने से ज्यादा क्रेडिट हुई है, 0.2 से। तो मुझे क्या चाहिए, मैं अपनी अदर इनकम को, मैं अपनी अदर इनकम को 0.2 से क्या कर दूं, डेबिट कर दूं। इनकम कम करूं ना, इनकम बननी कितनी चाहिए 1.6, और मैंने बनाई थी कितने से, 1.8 से। तो मुझे 1.8 को 1.6 बनाने के लिए 0.2 मिलियन से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एंट्री बनेगी अदर इनकम डेबिट 0.2 मिलियन से, अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी क्रेडिट 0.2 मिलियन से, तो एडजस्टमेंट बनेगी। अदर इनकम जवाब दो, डेबिट 0.2 मिलियन और अनअर्न्ड इनकम अब ये तो बन गया एडजस्टमेंट। लेकिन सवाल है पूछने वाला क्या पूछ रहा है, पूछने वाला अगर ये पूछता है बताओ, पूछने वाला क्या पूछता है,
बताओ SOCI में टोटल अदर इनकम, देखो वो एक सवाल से बहुत सारे सवालात बन सकते हैं, हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा। हम सॉल्व करते वक्त बोलते हैं बस एक हो गया चलो जान छूटी खत्म करो आगे बढ़ो, दिमाग पे बोझ कम हो गया। नहीं, हमें पेपर पास अगर करना है तो हमें सवाल से सवाल निकालने होंगे। पूछने वाला पूछ रहा है, सुनो पहला सवाल सुनो, पूछना क्या पूछ रहा है, बताओ एसोसीआई में कितनी टोटल अदर इनकम अपीयर होगी। जवाब बड़ा आसान, 14.8। जबरदस्त, कमाल हो गया। घुमा के सवाल पूछा, घुमा कर। पूछने वाला पूछा बताओ टोटल अदर इनकम में एसोसीआई में ये सर्विस इनकम कितने से अपीयर होगी। टोटल अदर इनकम में सर्विस इनकम कितने से आएगी, 1.6 से आएगी। तो जो पूछा जाए उसका जवाब देना है। बात समझे या नहीं? यानी अदर इनकम तो कितनी आएगी 14.8, तो उस अदर इनकम में ये वाली इनकम कितनी आएगी, उतनी जितनी ड्यू हुई है। अच्छा जी, तीसरा सवाल, एसओएफपी में अनर्न इनकम कितने से अपीयर होनी चाहिए। जवाब आ गया। अब ये इस सवाल का जवाब, अगर मैं यहाँ सवाल स्टेटमेंट चेंज करूं तो मेरे आंसर चेंज होना शुरू है। खाली एक लाइन मुझे चेंज करनी है और मुझे एक नया एमसीक्यू बना लेना है। जो रट्टे वाले हैं ना सारे वो फंस जाएंगे। तो व्हाट अमाउंट ऑफ अनर्न इनकम टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी तो जवाब पॉइंट 2 है। What amount of service income to be shown in SOCI as a part of other income? जवाब होगा 1.6। What total other income should be appeared in the statement of comprehensive income? जवाब होगा 14.8 million। सवाल तब्दील होने पर खुद ब खुद जवाब तब्दील हो रहा है, हालांकि क्वेश्चन कांस्टेंट है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। मैं जाग रहा हूं, मैं हूं। आ गया ना, ये आ गया। आई के अपने बोल तुम्हारी आसानी कर दी, खुद बोला चलो ठीक है, ये तो नहीं कर रहा मैं ही करवा लेता हूँ। ये तो सोचेगा ही नहीं कभी जिंदगी में कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। लो सवाल वही पूछ लिया उसने, बोला ये ट्रायल बैलेंस है, वही मून ट्रेडिंग वाला जो पीछे पड़ा तुमने, सवाल बुरा बुरा वही 15 मिनट वाला, कहानी पूरी पूरी वही, पूरी कहानी वही, सब कुछ वही। कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ अदर इनकम, टोटल अदर इनकम टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ अदर इनकम कितने से आएगी, 15 में से 0.2 निकाल कर कितने से 14.8 मिलियन। सवाल बनते चले जा रहे हैं। ये सवाल यार, which of the following is not a characteristic of a service organization? ठीक है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जो नहीं है वो चूज करना। ठीक है, इसका मतलब इसमें 3 जवाबात क्या हैं, सही है, एक जवाब क्या है, गलत है। पहले सोचिएगा तब तो दरकार। एक सर्विस देने वाला इदारा गुड्स तो बेच नहीं रहा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं होगी, क्योंकि उसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। वो तो इन्वेंट्री अगर कंज्यूम करेगा तो सर्विस देने में कंज्यूम करेगा। जैसे अगर आप प्लम्बर हैं तो प्लम्बर के पास टेप है, डिफरेंट किस्म के रोल्स हैं, पाइप को फिक्स करने के लिए धागे हैं, ये भी उसकी इन्वेंट्री है जो कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रिशियन के पास भी डिफरेंट किस्म के क्या है, मटेरियल्स हैं जो इस्तेमाल कर रहा है, तो सर्विस देने में इस्तेमाल कर। टीचर है तो बोर्ड मार्कर वगैरह क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है सर्विस देने के लिए। ये सब उसकी क्या है, एक तरह से इन्वेंट्री। तो सर्विस प्रोवाइडर इन्वेंट्री बेच नहीं रहा, इन्वेंट्री कंज्यूम कर रहा है सर्विस देने। ठीक है जी, तो बड़ी सिंपल सी बात है।
एक ऐसा बिजनेस जो चीजें बेचता है उसके पास इन्वेंट्री एक बड़ी तादाद में क्या होती है, मौजूद होती है, लेकिन जब इसका काम इन्वेंट्री बेचना ही नहीं है तो लिहाजा इसके एसेट में कोई बड़ा परसेंटेज इन्वेंट्री का शामिल नहीं होना चाहिए। ये जो करेक्ट ये लिखा हुआ ना, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ एसेट कंप्राइजेस इन्वेंट्री, यही वो कैरेक्टरिस्टिक है जो नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक आमतौर पे किसका होगा, ट्रेडिंग बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनके पास गोडाउन में इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा पड़ी होंगी, ठीक है जी। बाकी हाँ जाहिर सी बात है वो सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस अगर उन्हें दे दी है, पैसे मिलना बाकी है, तो उनका एक बड़ा अमाउंट जो होगा वो रिसीवेबल में होगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। उनके अच्छे खासे पैसे रुके हुए होंगे रिसीवेबल्स की वजह से, क्लियर, लोग सर्विस ले चुके होंगे, पैसे दे नहीं रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद और सर्विस इदारे का आप अगर बनाओगे एसओसीआई, तो उस एसओसीआई में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की लाइन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो कोई चीज बेच ही नहीं रहे। ये तीन बातें तो हमें सही लगती है, तो कौन सी बात गलत लगती है, ए वाली बात। A business has provided the following extract from trial balance as at 31 दिसंबर 2018। एक बिजनेस ने आपको ये ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड किया है, समझो, रिसीवेबल्स 100 मिलियन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4 मिलियन, बैड डेट्स। चलिए इससे समझ लें, इस टॉपिक से आपके हर टॉपिक का रिवीजन होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर बैडेड एक्सपेंस दिखाई दे, तो इसका ये मतलब होगा इतना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, और ये 100 मिलियन 3 मिलियन राइट ऑफ करने के बाद है, तो इसमें से मजीद इस 3 को लेस नहीं करना। और प्रोविजन का बैलेंस जो है वो हमेशा दिखा हुआ है 1118, मतलब ये प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है, तो इस बैलेंस में या तो फर्दर बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद, या अगर कोई फर्दर बैड डेट नहीं है तो इस पे प्रोविजन का रेट लगाकर हम निकालेंगे प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस, उससे मैच करेंगे ओपनिंग बैलेंस, उससे बनाएंगे हम एडजस्टमेंट बैड डेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, और अगर प्रोविजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम प्रोविजन डेबिट करके बैड डेट क्रेडिट कर देंगे, और जो नेट इम्पैक्ट होगा बैड डेट एक्सपेंस का, बैड डेट अगर प्रोविजन बढ़ गया तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और अगर प्रोविजन डिक्रीज हो गया तो एक्सपेंस से लेस हो जाएगा, फिर वो नेट इम्पैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पक्का यहाँ तक समझ में आती है बात। A customer included in receivable in trial balance above owing rupees 1 million gone bankrupt and is unable to pay anything, confirm bad debt। इसका मतलब क्या कर दो, फर्दर राइट ऑफ कर दो, फर्दर एंट्री बन गई, बैड डेट डेबिट 1 मिलियन से, और रिसीवेबल क्रेडिट 1 मिलियन से, ठीक है जी। It has been decided to calculate a provision of 6% for the year, और ये डिसाइड हुआ इस साल कितना प्रोविजन बनाएंगे, 6%। तो पहले लिखें प्रोविजन रिक्वायर्ड, प्रोविजन रिक्वायर्ड, प्रोविजन रिक्वायर्ड। अब बोलेंगे सबसे पहले आप निकालेंगे क्लोजिंग प्रोविजन कब, 31 दिसंबर 2018, तो डेटर का बैलेंस था 100 मिलियन, उसमें से आपने 1 मिलियन और माइनस करवा दिया, सर बैलेंस कितना बचा, 99 मिलियन, उस पे लगाया आपने 6% का प्रोविजन, सर आंसर आया 5.94 मिलियन, इसमें से लेस करवाया आपने,
1 जनवरी 2018 वाला ओपनिंग प्रोविजन कितना 4 मिलियन, जवाब नहीं दिया आपने, तो आपका प्रोविजन इंक्रीज हुआ, यानी ओपनिंग बैलेंस बीडी को आपने 4 मिलियन से बढ़ाकर 5.94 पे लाना है, तो एडजस्टमेंट बनेगी 1.94 से, तो 1.94 से प्रोविजन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। क्या एंट्री बनी, बैड डेबिट कितने से 1.94 से, और प्रोविजन क्रेडिट 1.94 से। अब गलती क्या करवा रहा है आपसे, बहुत सारी बातें मिक्स करवा रहा है। पहले से ट्रायल बैलेंस में बैड डेट एक्सपेंस कितने से मौजूद है, 3 मिलियन से। जागना है। एडजस्टमेंट की वजह से बैड डेट मजीद डेबिट हुआ कितने से, मिलके कितने हो गए 4, मजीद डेबिट हुआ 1.94 से, मिलके कितने हो गए 5.94 मिलियन। तो आपकी एसओसीआई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कितना बैड डेट एक्सपेंस शो करेगी, 5.94 मिलियन। जाग जाए, घुमा दिया उसने आपको, इधर भी 5.94 आ रहा है, ये 5.94 अलग है, ये डेबिट वाला है, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, आपके दिमाग से खेल रहा है। ये हम कौन से वाले 5.94 की बात कर रहे हैं, जो एक्सपेंस बनेगा। ये 5.94 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस सीडी है। ये एसओएफपी बनाते वक्त डेटर के बैलेंस सीडी से क्या होगा, मैच होगा। ये दो अलग अलग बातें हैं। इत्तफाकन बैड डेट एक्सपेंस की 5.94 बनवा दिया उसने, आपसे मजाक कर दिया, ताकि अपनी तरफ से आप कहानियां बना बनाकर अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाकर क्या करें, ब्लंडर्स करते जाएं एग्जाम में। समझे बातें, कहानी खत्म। तो पहला सवाल, एसओसीआई में कितना इम्पैक्ट दिया, 3 मिलियन का ट्रायल बैलेंस बना, मजीद 1 मिलियन से एक्सपेंस बना, मजीद 1.94 से प्रोविजन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंस 5.9। ये डेबिट साइड की बात होगी, नहीं तो टी अकाउंट बना के देंगे। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा सवाल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते वक्त डेटर के बैलेंस सीडी से हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस सीडी मैच होगा। तो उसने पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बताइए एसओएफपी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कितना क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, 5.9। क्यों, ओपनिंग कितना था 4, उसमें मस्जिद क्रेडिट कितने से हुआ 1.94 से, अब वो सीडी कितना बन गया। भाई नहीं समझ में आ रहा, पेपर में सोचना पड़ रहा है, बना लो टी अकाउंट। कौन सा टी अकाउंट, 1 अकाउंट अप्रोच नहीं, 2 अकाउंट अप्रोच से प्रोविजन फॉर, बोलो ना यार, मतलब अगर ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो सोच के टाइम जाया करने से पहले फुर्तियां दिखा के हेडिंग भी लगाओ, नहीं तुम्हें पता तुम कौन सा अकाउंट खोल रहे हो, पेपर में तुम्हें लगाने की तो हेडिंग, तुम्हें तो पता तुम कौन सा अकाउंट खोल रहे हो, नहीं पता सर हमें कुछ पता ही नहीं सर, नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं सर। बैलेंस शीट कितना है, एंट्री बनी बैड डेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से, डिफरेंस आया किसका, बैड डेट का, बैलेंस शीट कितना आ गया। तो यार 2 मिनट में अकाउंट ने जवाब दे दिया एग्जामिनर के सवाल का, जिस पे सोच सोच के तुमने क्या कर दिया अपने आप को, पता नहीं क्या कहां से कहां पहुंचा। क्या पूछा उसने, व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज 5.9। कितनी दफा क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला, डेटर पर प्रोविजन का रेट लगने से हमेशा प्रोविजन का बैलेंस सीडी मिलता है, चीख के बोलता रहा। लेकिन जब वक्त आया एग्जाम में जवाब देने का तो हम सोचते ही रह गए। अच्छा सोचते रह गए, अकाउंट में ही बना के पूछ रहे, अपने आप से भी सवाल नहीं कर रहे, चलो नहीं आ रहा ना तो वैल्यूज पुट करके मालूम कर लूं, सोच रहा हूं मैं बस, लिखे बगैर करूंगा, मैं चैंपियन बना पड़ा हूं इस वक्त, हिलूंगा ही नहीं अपनी जगह से, दिमाग ही चलाऊंगा बस। पूछ लो अपने आप से, चलो कितना एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो भी पूछ लो। कौन सा हेडिंग लगाया, बैड डेट का, बैड डेट का हेडिंग लगाया,
आवाज नहीं आ रही बेटा। इस अकाउंट में पहले से कितना बैलेंस मौजूद है? 3 मिलियन का। इसको बोल दिया हमने बैलेंस BD, जो कि ट्रायल बैलेंस से हमने री ओपन कर लिया। आवाज नहीं आ रही बेटा। इसमें हमने 1 मिलियन से मजीद बैड डेट डेबिट की डेटर के अगेंस्ट, और 1.94 से इस अकाउंट को मजीद डेबिट किया प्रोविजन के अगेंस्ट। तो जब साल एंड हुआ, इधर से कितना इम्पैक्ट भेजा SOCI में? तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी इत्तफाकन 5.94। ये गुमराह करने वाला एग्जाम, वैल्यूज एक जैसी वैल्यू देकर परेशान कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट खराब नहीं करने, आप सवाल पूछने। अच्छा जी, तीसरा सवाल इसके मुतालिक, SOFP में डेटर की कितनी वैल्यू नेट अपीयर होगी? नेट जवाब दे दो अगर चैंपियन हो। अगर आप बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, इस सवाल का जवाब दें, इसी ट्रायल बैलेंस से मुताबिक जवाब दें कि जब आप बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो बताइए डेटर की कितनी नेट वैल्यू दिखाएंगे SOFP में? डेटर की कितनी नेट वैल्यू दिखाएंगे SOFP में? सर एज पर ट्रायल बैलेंस कितना था? 100 था बैलेंस। 100 में से हमने मजीद राइट ऑफ कितना किया? 1 का। बैलेंस आया 99 का। 99 के ऊपर हमने इफेक्ट लिया प्रोविजन के बैलेंस CD का। कितना है? तो 99 माइनस 5.94। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते वक्त करंट एसेट्स के सेक्शन में इन्वेंट्री के बाद अकाउंट रिसीवेबल कितनी नेट वैल्यू पे दिखेगा? तो ये भी इसमें बनने वाला एक सवाल। क्या हम जाग रहे हैं बेटा या बेहोश बैठे हैं? लगे बेटा? लग नहीं रहा है। सेम सवाल रिपीटेड। What is the amount of bad and doubtful debt expense in the statement of comprehensive income? जवाब है 5.94। अच्छा 4, अरे वाह यार, बंदा जाग रहा है यार। 4.5 कर दिया इसने, तो घुमा दिया, मतलब हमें घुमा दिया है। अच्छा भाई, हमें घुमा दिया इसने। चलो भाई दोबारा से निकालो। SOCI मांग रहा है, SOCI। अच्छा इधर देखो, देखो इधर देखो, तो जो करो 3, देखो इधर अभी निकाल लेते हैं ना, क्या टेंशन है। 3 मिलियन का एक्सपेंस पहले से मौजूद है। 1 का मजीद क्या हुआ? राइट ऑफ। कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये बचा 99। 99 का आप क्या करो, निकालो 6%। 5.94, 5.94 मतलब 4.5 माइनस कराओ। अब बैलेंस BD, तो अब इंक्रीजिंग प्रोविजन 1.94 से नहीं है बल्कि 1.44 से। तो बैड डेट डेबिट 1.44 से और प्रोविजन क्रेडिट 1.44 से। तो 3 का ये, 1 का मदद राइट ऑफ, 4 1.44 का इंक्रीज इन प्रोविजन 5.44, तो 5.44 मिलियन। ऑप्शन हिंट भी दी, मिलियन से इसके आगे लिखा, हिंट भी दी है पेपर में, हिंट भी दी है मिलियन से इसके आगे लगा हुआ। देखो सोच, और कहीं मिलियन लगाया हुआ नहीं, बोला कुछ तो अकल करो यार। तो हाँ ठीक है जी, ये सवाल एक अलग सवाल बन गया। अब इसमें मेरे आपसे वही 3 सवाल। पहला सवाल तो इस सवाल ने खुद पूछ लिया, क्या SOCI में कितना एक्सपेंस जाएगा, वो जवाब मिल गया आपको 5.44। फिर अगला सवाल, SOFP में कितना प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, वो तो सेम है 5.94 मिलियन। और SOFP में नेट डेटर की वैल्यू कितनी जाएगी, वो भी इत्तफाकन क्या है, सेम है। 100 में से 1 का मजीद राइट ऑफ किया, 99 बचा, 99 से 5.94 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस का कर दिया, मैच कर दिया। हमेशा SOFP बनाते वक्त डेटर के बैलेंस CD से प्रोविजन का बैलेंस CD क्या होगा, मैच होगा। फिर सवाल आइए,
वही है नेट वाला सवाल, नेट वाला पूछ लिया उसने, नेट रिसीवेबल भाई जवाब दो यार, यही है ना 94.06 ना, 99 में से 5.94 माइनस करने के बाद, यार जागो यार, हाँ क्या कह रहे हो यार, इसमें 4 मिलियन है बेटा, पीछे आंसर क्या आ रहा है, छोड़ दो बेटा, आप खुद कैलकुलेट करें, आपको आंसर चेक करने की क्या जरूरत है, कंफर्म को छोड़ रहे हैं, कंफर्म तो मैं कर रहा हूँ ना क्लास में। आपने 100 में से 1 मिलियन का मजीद बेटेड क्या किया, राइट ऑफ, ठीक है पक्का, कंफर्म, अच्छा क्या बचा बैलेंस 99, पता वो 90, वो पता है 90 पॉइंट क्यों ले रहा है, वो इस 100 में से इस 3 को भी माइनस करवा रहा है, जो कि गलत है, अगर ये 3 मिलियन ट्रायल बैलेंस में मौजूद है तो बेटेड राइट ऑफ करने के बाद ही मौजूद है, गलत सोल्यूशन है वो इस 3 को क्यों लेस करवा रहा है, ये तो ट्रायल बैलेंस में है ना, तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आया, एंट्री बनकर बेड डेबिट करके डेटर क्रेडिट करके, तो इसका मतलब डेटर का ये बैलेंस जो है वो 3 मिलियन माइनस करने के बाद है, किताब में मिस्टेक की इन्होंने, क्लियर मिस्टेक, अपने कॉन्सेप्ट खराब नहीं करने भाई ऐसे चक्कर में।